बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, लास्ट हम लोगों ने अपना बिज़नेस का कोर्स कंप्लीट कर लिया था और अब इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर वन के और हमने चैप्टर नंबर 2 के MCQs डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 3 के वो MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर अभी देख लेंगे हम जितने मैक्सिमम अभी चैप्टर कवर कर सकते हैं अभी कवर कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला फिर हम क्या करेंगे, कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर। ये चैप्टर 3 के MCQs पढ़ कर आए हो है ना आप लोग? अच्छा, कितने चैप्टर के पढ़ कर आए हो आप लोग? 3, 4, 5। ठीक है, अगर आप 3, 4, 5 के MCQs पढ़ कर आए हो तो ठीक है, कल हम फिर 6, 7, 8 कर सकते हैं। डन जी, क्लियर। तो 3 आज कर लेते, 3 हम कल कर लेते। डन जी, शुरू करें। फिर आप लोगों ने कहना, मैं बताता हूँ, आप लोगों ने कहना सर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। चलो हाँ, नहीं चलो, नहीं बच्चों, जो जो आता होगा मुझसे पूछते रहना, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई और MCQs अगर आपको समझना है इसके अलावा भी, तो बच्चों फिर वो वाला MCQs भी आप पूछ सकते हो। डम समझ आ रही है? और इसके अलावा अगर ये हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, बच्चों हम जब कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं पूछ सकते। भाई व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल पूछते रहना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब देता रहूँगा। ठीक है, ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो फिर इंशाल्लाह पक्का जवाब दे दूँगा। थोड़े थोड़े से पूछना, ठीक है। बरकर एक आधा पूछ लिया, 3, 4 पूछ लिए, ज़्यादा नहीं पूछना, ठीक है। डन। अच्छा जी, पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जी, उसके बाद इंशाल्लाह हम कर लेंगे क्वेश्चन बैंक। डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आसान है, वो आसान है, वो सीधा लॉजिक। जो क्वेश्चन बैंक है ना वो थोड़े से ट्रिकी हैं। वो जो क्वेश्चन बैंक है वो तब होंगे जब आपकी बुक रीडिंग अच्छी होगी। जितनी बुक रीडिंग अच्छी होगी वो ऑटोमेटिकली आपसे होंगे। वो समटाइम विदाउट लॉजिक वाले होते हैं, तो जिसने रीडिंग की होगी तो वो तो पिक कर लेगा, यार ये तो किताब वाली लाइन है। डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर पे आ जाए। 1 से लेके 5 तक, 5 to 5 चलेंगे हम। इस जो भी इसमें प्रॉब्लम आती रहेगी इंशाल्लाह फिर हम देखते रहेंगे। 1 to 5 में बताइए कोई मसला? नो मसला? अच्छा, कोई मसला हो तो पूछ लेना, पक्की बात। ओके। 6 to 10 9 वाले में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड ट्रू अबाउट चेन ऑफ कमांड? बच्चों चेन ऑफ कमांड में कौन सी इसमें से बात क्या है सही है? बच्चों चेन ऑफ कमांड में वो कह रहा है चेन ऑफ कमांड मेक ऑर्गेनाइजेशन टू कम्प्लेक्स, बिल्कुल नहीं। चेन ऑफ कमांड कांट एग्जिस्ट इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, भाई उसी में तो है। चेन ऑफ कमांड क्लैरिफाई हु रिपोर्ट टू होम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा। चार्ली। और जी 15 तक जी, 15 तक नहीं है। क्वेश्चन बैंक में आ जाए, बच्चों जी। बच्चों क्वेश्चन बैंक में कौन से वाला? दूसरे वाले MCQs में आ जाए। अच्छा जी, दूसरे वाले MCQs में वो कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइन। कहता जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये क्या है जी बच्चों? एक फॉर्मल अरेंजमेंट है। बच्चों क्या है जी? फॉर्मल अरेंजमेंट है। अच्छा, अब इस फॉर्मल अरेंजमेंट में कहता फॉर्मली डिवीजन टू टास्क एंड एक्टिविटीज, हाउ प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन वुड फ्लो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये क्या बताता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से फ्लो करेगी। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये नहीं बताता। व्हाट मार्केट कंपटीशन इज बेनिफिशियल ये भी नहीं बताता। ठीक है, फॉर्मली डिवीजन एंड टास्क एंड एक्टिविटी ये भी नहीं बताता। ये क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि आपका जो कम्युनिकेशन चैनल होगा वो किस तरह का होगा। क्या होगा? हाँ जी, क्या? फॉर्मली डिवीजन ऑफ टास्क, भाई टास्क एंड एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स का कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज में क्या होता है? कम्युनिकेशन। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? कम्युनिकेशन। डन जी। डिवीजन ऑफ टास्क, भाई डिवीजन ऑफ टास्क जो है ये टास्क कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ये तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स बताएंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नॉर्मली इट्स अबाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को कैसे लेके चलेंगे। देन इसके अलावा पूछें बच्चों,
5वें वाले पर आ जाए। 5वें वाले पे कह रहा है जीस टेक्सटाइल हैज आउटसोर्स्ड इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन टू, जो भी है आईटी कंपनी से क्या किया जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स करा। हमने कहा भाई हम आईटी में कम में है तो आप हमें आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर लें। देन बिकॉज क्यों, क्योंकि वो निकम्मे होंगे, देन जी उसमें वो इनएफिशिएंट होंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया होगा, आउटसोर्स किया होगा। तो आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर एक्टिविटी टू स्पेशलिस्ट इनहेंस प्रोडक्टिविटी। आउटसोर्सिंग कोर एक्टिविटी, भाई कोर एक्टिविटी तो मैं खुद करूंगा। आउटसोर्सिंग इंक्रीज कॉस्ट। अच्छा, आउटसोर्सिंग क्यों करेंगे उसकी वजह बतानी है। आउटसोर्सिंग के आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, ये नहीं बताना। ये जो लिखा हुआ है आउटसोर्स से कॉस्ट इंक्रीज होगी, ये आउटसोर्स करने के बाद की कॉन्सिक्वेंसेज है। वो कह रहा है आउटसोर्स क्यों कर रहे हो, इसकी वजह बताओ। तो वजह ये है भाई मेरी नॉन कोर एक्टिविटीज़ है और मैं इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, अगर मैं इसको हायर कर लूँगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो रेलिवेंट ऑप्शन क्या जी, सूटेबल ऑप्शन क्या जी, 4 लिया। ये सही है, डेल्टा भी सही है। आउटसोर्सिंग इनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इससे ऊपर वाली बात ज्यादा अच्छी है, आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज को कर रहा हूं। जो कोर एक्टिविटी है उसको आउटसोर्स नहीं करना और सब कुछ आउटसोर्स नहीं करना, जो आपको नहीं आता सिर्फ वो करना। डी भी सही है, आउटसोर्स करेंगे उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है अगर हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज है। तो अल्फा और डेल्टा में अल्फा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर। 10 तक अगर आपको लगे कि इसके बाद कोई एमसीक्यूज पूछना था तो बच्चों बाद में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ज़रिए बाद में भी एमसीक्यूज पूछ सकते हो। अभी जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि हम बाकी एमसीक्यूज को कभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम दोबारा से कर सकते हैं। आपको दोबारा अगर आपको मौका मिले रिवीजन का, दोबारा कोई परेशानी तो दोबारा पूछने कोई मसला नहीं। 10 तक कोई है जी, 15 तक जी, कौन सा वाला, कौन सा, 12 वाले में। बच्चों 12 वाले में आ जाए। 12 में कह रहा है ए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ें बनाती है, दैट प्रोड्यूसेस होम केयर प्रोडक्ट। करंटली एएल इज सर्विंग द नीड ऑफ सिंगल सिटी, से लाहौर में मान लो काम करती है, विद द वर्क फोर्स ऑफ 50 लोग। विच स्ट्रक्चर सूट्स एआई बेस्ट, कहता है इसको कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा, कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा। ये होम केयर प्रोडक्ट बनती है और ये सिर्फ एक शहर में क्या करती, काम करती है, 50 लोग हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है जी, मैं सब कुछ अकेला कर रहा हूँ, सर कर रहा हूँ, भाई 50 बंदे रख के बैठा हुआ है, तो एंटरप्रेन्योरियल तो नहीं होगा। मैट्रिक्स तो मल्टीनेशनल कंपनी मैट्रिक्स को रखती है, डिवीजन में तब हो रहा है जब मेरे पास मल्टीपल सिटीज में हो, तो भाई फिर ये कौन बनता है, फिर फंक्शनल बनता है ना, पीछे फिर बच ही जाता है। ये कब होगा, जब मल्टीपल सिटीज होंगी। ये कब होगा, जब तक वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एमएनसी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, और एंटरप्रेन्योर में इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सारे काम को 50 बंदे रख के बैठा हुआ, तो फंक्शनल सही है, डिफरेंट फंक्शंस बना लेगा जी। 15 तक और कोई, 14 वाले पर आ जाए। मैनेजर ऑफ लोकल बैंक हैज स्टाफ ऑफ 12 लोग अंडर हिज सुपरविजन टू मैनेज द इंटायर ब्रांच एंड सर्विस कस्टमर। दिस स्ट्रक्चर इज कह रहा है एक मैनेजर है लोकल बैंक का, उसके अंडर 12 लोग हैं जी, जो कि 12 लोग अंडर ही सुपरविजन टू मैनेज द इंटायर ब्रांच का मतलब है इसके आगे हिरार्की नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि मैनेजर के अंदर 2 सुपरवाइजर हैं, 2 सुपरवाइजर के अंदर इतने वर्कर्स हैं, ये नहीं बताया उसने। मैनेजर के अंदर ही सारा स्टाफ है, एक मतलब सिंगल हिरार्की लेवल 2 है, एक मैनेजर वाला एक वर्कर वाला, तो कौन सी होगी, वाइड और फ्लैट। डन। और अगर कहानी रहता है ये सीएफ है, इसके अंदर डायरेक्टर है, उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, उसके नीचे वर्कर है, तो फिर मैं कहता टॉल और नैरो, टॉल के साथ नैरो, वाइड के साथ फ्लैट। टॉल फ्लैट नहीं हो सकता और फ्लैट नैरो नहीं हो सकता। क्या मोटा बंदा नैरो है, मोटा बंदा फ्लैट है, वाइड है। चलो आगे चलो 20 तक, 18 वाले में प्रोडक्ट डिवीजन। बच्चों प्रोडक्ट डिवीजन क्या होती है,
एक चेयर बनाएगा, एक टेबल बनाएगा, डन जी, ये वाला। प्रोडक्ट डिवीजन enable company that function in several location to be less responsive to customer at local level। बच्चों प्रोडक्ट डिवीजन enable company that function in several location। बच्चों प्रोडक्ट डिवीजन सेवरल लोकेशन पर होती नहीं है। प्रोडक्ट डिवीजन तो प्रोडक्ट वाइज चलती है और उसकी एक ही जगह, मान लो लाहौर वाले कुर्सियाँ बनाएंगे, फैसलाबाद वाले टेबल्स बनाएंगे, वो उसके एक ही चल रही होगी, उसके मल्टीपल लोकेशंस नहीं चल रही होगी। मल्टीपल लोकेशन किसकी होती है? डिवीजन की। डिवीजन की मल्टीपल लोकेशन होती है। एक ईस्ट में बैठा है, एक नॉर्थ में बैठा है, एक साउथ में बैठा है, एक वेस्ट में बैठा है। तो सेवरल फंक्शन इन सेवरल लोकेशन में तो कौन होता है बच्चों? डिविजनल होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। 20 तक 25 तक 21 और 22 दोनों में आ जाए जरा। कहता है वाई पब्लिक लिमिटेड इज अ ग्रोइंग चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली डाइवर्सिफाइड इनटू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट न्यू प्रोडक्ट मार्केट। इट हैज आल्सो रिसेंटली एक्वायर अनदर कंपनी। वो है प्रोडक्ट भी डाइवर्सिफाइड है और उसने एक दूसरी कंपनी भी खरीद ली। वन ऑफ इट्स ओवरसीज मार्केट, यानी कि एक इंटरनेशनल मार्केट भी उसने खरीद ली। What would be the most appropriate form of organization of why? बच्चों ये जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटाइजेशन है। क्यों? मुझे हिंट यहाँ से मिला, उसने अनदर कंपनी एक्वायर कर ली, हाँ, वन ऑफ इट्स ओवरसीज में, तो ये होगा जियोग्राफिकल। इनके जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकल गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। 22 वाले पे विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट। क्लासिकल मैनेजमेंट मीन ट्रेडिशनल। क्लासिकल वाले कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज चैलेंज बाय मैट्रिक्स मैनेजमेंट। कहता है ट्रेडिशनल वालों को, क्लासिकल मैनेजमेंट वालों को मैट्रिक्स मैनेजमेंट से क्या चैलेंजिंग उनको फेस करने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल में और मैनेजमेंट, और ट्रेडिशनल में, क्लासिकल में और मैट्रिक्स में सारा का सारा मसला ही कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, मैट्रिक्स वाले जो रिपोर्टिंग करते हैं वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल वाले कहते हैं आप अपने रेलिवेंट मैनेजर को सिर्फ रिपोर्टेबल होंगे। तो मसला किसका था? यूनिटी ऑफ कमांड का होता है। किसका मसला आता है जी? यूनिटी ऑफ कमांड का मसला होता है। और जी 25 तक 23 वाले पर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रू। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रू। दूसरे का मतलब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है जी? अगर देखो सम टाइम ना जो नॉट वाले सवाल होते हैं उनको हमारा ज़हन फ़ौरन से पिक नहीं कर पाता, उल्टा सोचना मुश्किल है, तो उसको सीधा कर लेते हैं। अगर वो पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ट्रू, यानी कि ये पूछना चाह रहा है बताओ फॉर्मल इंफॉर्मेशन कौन सी है, क्योंकि जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी वो इनफॉर्मल नहीं होगी। बात समझ आ रही है? वो इनफॉर्मल नहीं होगी। तो पूछा कौन सी इनफॉर्मल नहीं है? क्विक डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव, स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशन, मोर डॉक्यूमेंटेशन। बच्चे चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है। आप लोग जो दोस्त आपस में गप्पे मारते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेड होता है कोई नहीं, लेकिन जब एम्प्लॉयर आपस में कोई एग्रीमेंट करेंगे वो रिटर्न में करेंगे। सप्लायर और कस्टमर कोई डीलिंग करेंगे रिटर्न में करेंगे, भाई इतना माल भिजवा दो, ये भिजवा दो, रसीद इनवॉइसेस चल रही होंगी। क्या ख्याल है? तो आपने कहा भाई कल चलेंगे इंशाल्लाह ताला घूमने फिरने, उसका रिटर्न में लिख के दे डन। ऐसे थोड़ी होता है जी। और कोई पूछेंगे? 25 तक 30 तक। ओ वाकई में 9 ही है। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, छा गए आप लोग, तक कमाल कर रहे हैं आप लोग। 35 तक 33 और 34। 33 पर आ जाए, 34 पर जाए, फौरन नज़र लग जाती है। अच्छा जी 33, एन ऑर्गेनाइजेशन डैश इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अच्छा जी, एन ऑर्गेनाइजेशनल इज़ अ डैश फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटी। बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की डेफिनेशन है।
डन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखें, एग्जैक्ट डिटो कॉपी डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अब ये रीडिंग करके आप खेलेंगे। 34 वाला, चूजिंग द करेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, गुड प्रॉफिट, या सारा कुछ। क्या अगर आप अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को इंश्योर करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी, एम्प्लॉय मुतमईन भी रहेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, तो सब कुछ सही है। 40 था। 40 वाले पे आ जाओ, 40 वाले पे आ जाओ। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में HR का एक फंक्शन होगा, IT का एक फंक्शन होगा ना, R&D का एक फंक्शन होगा, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर अलाउ एम्प्लॉय टू सेट फंक्शनल फाइनेंशियल गोल्स, करियर गोल, सोशल गोल, ऑल ऑफ द अबव। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अलाउ एम्प्लॉयज टू सेट, जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने सारे के सारे करियर गोल भी, सोशल गोल भी, फाइनेंशियल गोल भी, सारों को हमने क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है, किसी एक को फोकस नहीं करना होता। डन। की में इसके बीटा करियर गोल नहीं, सोशल गोल को भी देखना ना। देखो मिसाल के तौर पर लोग हमसे खुश ही नहीं हैं तो हमारे डिपार्टमेंट का फायदा भी नहीं होगा ना कोई, ठीक है। देख लो अच्छा, डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन, चलो कहीं नहीं, आगे चलें जी 45 तक जी, 40, हाँ अच्छा 39 वाले पे भाई, जो 39 वाले पर भी है, 39 वाले वो कह रहा है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज नॉट सूटेबल वेयर कल्चर इज टू ओबे वन लीडर। ये तो एंटरप्रेन्योर है, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक, इसमें ये तो सीधा सीधा सही है, आसान है ना, यही वाला बनता है ना। हाँ देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर MNC यूज करेंगे, बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, जहाँ पे उसने एक नहीं दो तीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हाथ डाला होता है, ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी प्रोजेक्ट चलता है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को उसने क्या करना होता है, साथ लेकर चलना है। कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आर मैनेज, हाँ बीट, उसने कहा नॉट सूटेबल, ये तो सूटेबल है, उसने कहा नॉट सूटेबल, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किसके लिए सूटेबल नहीं है, एंटरप्रेन्योर, वन लीडर के लिए नहीं है, एक लीडर को ओबे करना, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक नहीं करना, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी ओबे करना है और अपने फंक्शनल मैनेजर को भी ओबे करना है। तो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, हाँ इसमें मैट्रिक यूज होगा, इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन इज की, कहता है ये सब कुछ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में सूटेबल है, लेकिन कल्चर इज टू ओबे वन लीडर, कहता है ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में नहीं होता, नहीं होता ना बच्चों, तो उससे दो मैनेजर को रिपोर्टिंग करनी होती है। आगे चले जी, नेक्स्ट वाला कौन से वाला, 41 वाले पे आ जाए। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेकर, डिसेंट्रलाइजेशन क्या, अपनी अपनी मर्जी करेंगे। डन जी। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड कंपैटिटिव एडवांटेज विद एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, कहता है ऐसा कब होगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट गोल, मैनेजर डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट। दोबारा पढ़ते हैं, समझ कोई नहीं आई। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड कंपैटिटिव एडवांटेज विद एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, कहता है डिसेंट्रलाइज क्या करता है, कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम करें तो अब हमें फायदा होगा, ठीक है, और अलॉन्ग विद द एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, यानी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हमने सामने रखेंगे, एनवायरमेंट को भी हम सामने रखेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड मैनेजर डिसीजन, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज को अगर हम मैनेज करेंगे तो रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन से करेंगे तो डर ये होगा हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मुताबिक रिसोर्सेज लगाएगी और रिसोर्सेज को ज़ाया कर देगी। तो मिसाल तो कोई कह रहा है भाई प्रिंटर में हमें इतनी कॉपीज चाहिए, हमें इतना मटेरियल चाहिए, वो बिला वजह मंगवाते रहेंगे, तो हेड ऑफिस कहेगा ओ भाई ये सारा कुछ जहाँ कर है, तो रिसोर्सेज ज़ाया ना हो, तो ये तो सेंट्रलाइज होगा, ये सेंट्रलाइज होगा। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, मैनेजर डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट गोल है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का हमने पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन होगा तब जब डिसेंट्रलाइजेशन वाले वो काम करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का और अपना उनका दोनों का ऑब्जेक्टिव मीट हो। ऐसा ना हो कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में गोल से हटे जाए,
ऐसा पढ़ा था हमने, दिखा ज़ियारत करवाऊं, पढ़ा था ना। हाँ हाँ बच्चों, जो डिसेंट्रलाइजेशन है बच्चों, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट गोल, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डिसीजंस होने चाहिए बच्चों जिन डिसीजन का ताल्लुक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। ऐसा ना हो कि पर्सनल कमीशन हासिल करने के लिए सेल को ज़्यादा करें और सेल ज़्यादा करने के लिए ऑफर लगाते रहें। ऑफर लगाने सेल तो ज़्यादा हो जाएगी, उनका कमीशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रेवेन्यू गिर जाएगा। डन। विद इन्वायरमेंटल अलाइनमेंट, विद एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, यहाँ पे ये देखें इन्वायरमेंट जब भी आ जाएगा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन में वो डिसीजन लेंगे जिससे इन्वायरमेंट डैमेज भी ना हो, जिससे इन्वायरमेंट डैमेज भी, ऐसा ना हो कि वो अपने खर्चे बचाने के लिए जितना भी, मान लो अगर एक केमिकल इंडस्ट्री है हमारे पास, वो अपने खर्चे बचाने के लिए वो केमिकल को दरियाओं में फेंक रही है, कहता है ऐसा ना हो। इसलिए होगा क्या, वो ये शो करवाएगी देखो हमने डिस्पोजल कॉस्ट इंकर ही नहीं की, और विदाउट इंकरिंग डिस्पोजल कॉस्ट, और देखो हमने सारा रॉ मटेरियल क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया। आपने डिस्पोज ऑफ तो कर दिया, दरिया में वो केमिकल तो फेंक दिया, कॉस्ट तो बचा दी, लेकिन इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब अपने पर्सनल गोल को सामने रखकर ऑर्गेनाइजेशन का जो एंटायर मिशन स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट ना जाएं। देन यानी कि मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ भाई हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं, और अंदर खाते क्या करें, सारा जो केमिकल है वो दरियाओं में फेंक रहे हैं। ठीक है, दरख्त को काट काट के क्या करें, उसको अपने फर्नीचर के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। और अन्य वाह, आपको मैंने पहले बताया था कि बाहर के मुल्क में आपको पता है कार्बन इमिशन का लाइसेंस मिलता है कि हम अपनी फैक्ट्री से इतना धुआं निकालेंगे, इससे ज़्यादा धुआं हो निकलेगा तो फाइन हो जाता है, वो लाइसेंस खरीदते हैं इसका। डन जी। आगे 45 तक, 42 वाले पे आ जाए। ईच मैनेजर इन डिसेंट्रलाइज सेटअप एस्टेब्लिश ओन ऑब्जेक्टिव, बच्चों वो अपने ऑब्जेक्टिव को बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ एस्टेब्लिश करेगा, सेटअप करेगा, अपने कल ऑब्जेक्टिव को नहीं रखेगा। अच्छा, ईच मैनेजर इन डिसेंट्रलाइज सेटअप एस्टेब्लिश ओन ऑब्जेक्टिव विद क्लियर सेपरेट ऑब्जेक्टिव, नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आप अपनी मर्जी के, ऑन चॉइस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंटरवल पता नहीं क्या चीज़ है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इनसाइड, हाँ बच्चों वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को मिला के काम करेगा, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। डन। इंटरवल यहाँ पे बरकत के तौर पर आया हुआ, इसका मतलब विदाउट आगे इसके लफ्ज़ों के इंटरवल को हम कुछ भी नहीं कह सकते। इंटरवल तो एक ये कह लें कि पोजीशन बताता है। डन जी, जैसे कि मिड ऑफ इंटरवल हो गया और कंप्लीट का इंटरवल हो गया। ठीक है, इंटरवल तो एक टाइम स्पेस बताता है, जैसे कि मूवीज़ में आपने अक्सर देखा होगा इंटरवल आ गया, ये मिड ऑफ मूवी आ गई है। डन। आगे जी 45 हो गया, 45 तक, 45 से लेकर 50 तक, कौन सा 48, क्या हुआ, माइक टेबल पर शरारतें कर रहे हो, फिर शरारतें कर रहे हो फिर, हाँ वही। अगर हमने तीसरा माशाल्लाह जल्दी जल्दी भड़का दिया, 4 5 6 भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके, तीसरा हो गया माशाल्लाह, चौथे पे चलते हैं। चौथे पे भाई फोर्थ वाले पर आ जाए। भाई हम ना प्लीज़ देखो बच्चों, आप लोगों ने खुद भी तो सारे करने ही है ना, मेरे साथ कर लो एक मरतबा, ठीक है जी भाई। आप लोगों ने पढ़ना आसान हो जाएगा ना यार, एक बार पढ़ लो, हल्का फुल्का पढ़ लो ना, दिल लगा के तो आप लोगों ने घर में पढ़ना आराम से, ठीक है जी। ओके चल जी, एक चैप्टर नंबर 4 जी, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। भाई बिजनेस फाइनेंस में डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, याद है ना, याद है ना, प्रेफरेंस शेयर वाली कहानियाँ, सारा सारा वो था। ठीक है जी, चलो जी 1 से लेके 5 तक, 10 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं, 9, 15 तक, 15 वाला नहीं है, 15 वाला छुट्टी पे गया हुआ है। क्वेश्चन बैंक अब तो ना नहीं होगा,
1 से लेके 5 तक ना कर, 1 से लेके 5 तक वाकई नहीं है। पहला तेरा नाम कौन है? आसिफ। आसिफ, वाह वाह। अच्छा जी, ओके। पहला वाला एग्जाम में नहीं आता, बताओ क्यों? 4 लाइनों का सवाल है, ये 4 लाइनों का सवाल है, एग्जाम में ये नहीं आता। एग्जाम में सवाल आते हैं 1 लाइन, पौनी लाइन, 1.5, आधी लाइन, ये वाले सवाल आइडियल लगते हैं। हर वो सवाल जो 3 लाइनों से ऊपर है छोड़ दो, वो नहीं आएगा। डन? अकाउंटिंग में भी, अकाउंटिंग, हाँ मैं तो अकाउंटिंग के बच्चों को ये कहता हूँ कि बच्चों अकाउंटिंग में जो आइडियल क्वेश्चन है वो 2 लाइनों से कम बनेगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं कुछ वो तकरीबन 3-4 के जाएंगे। थ्योरी सारी के सारी 1.5 लाइन, 2 लाइनें, 2.5 लाइनें, न्यूमेरिकल में तकरीबन इतना ही रहता है। बहुत कम सवाल होंगे जो 4 से 4.5 लाइनों के होंगे। देन 4 लाइन से ऊपर तो सारे सवाल छोड़ दो, और हर वो सवाल जो टेबल की शक्ल में लिखा हुआ है वो भी छोड़ दो। हाँ, क्यूबे में भी ऐसे ही हो। अच्छा चल मैं करा क्या? अच्छा छोड़ दे। अच्छा 1 से लेके 5 तक, आज से देखने में लिफ्ट नहीं कराई है इन्होंने। 10 तक 7 वाले पर आ जाए, 7 वाले पर आ जाए बच्चों, प्लीज बच्चों वापस आ जाए। 7 वाले में कह रहा है बच्चों लीज एग्रीमेंट। बच्चों क्या जी कहता है? लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। कहता है लीज, आपको पता है कि हमने किराए के ऊपर एसेट लिया होता है, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग लीज हो। फाइनेंस लीज में वही हमने जो किराए का एसेट लिया होता है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो हम खरीद ही लेते हैं, क्योंकि मेजर हमने एसेट इस्तेमाल कर लिया था फाइनेंस लीज में। अच्छा, लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, द एसेट मे बी सोल्ड इन द मार्केट, सोल्ड टू द लेंडर, रिवैल्यूड फॉर नेक्स्ट लोन और रीपोजेस। तो क्या किया जाता है जी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट? अगर वो मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी लेकर गया, मैंने क्या किया, ये तय किया भाई रोज़ का इसका किराया दे देना है। तो मैंने क्या किया, एक दिन गाड़ी इस्तेमाल कर ली, तो उसने कहा किराया, मैंने कहा यार ऐसे करूँगा कल दे दूँगा, उसने कहा चल ठीक है। अगले दिन मैंने दोबारा गाड़ी इस्तेमाल कर ली, उसने कहा भाई आज के दिन का किराया और पिछले दिन का किराया, 2 दिन का किराया, मैंने कहा यार कल दे दूँगा। कल भी गुजर गया। जब 3 दिन में पेमेंट, एक चौथे दिन मुझसे गाड़ी ले लेगा। डन जी। लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट दी एसेट, तो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द एसेट में भी रीपोजेस्ड, हम क्या कर लेंगे, एसेट को अपनी पोजीशन में ले लेंगे, बेच नहीं सकते, हम बेच नहीं सकते। डन जी। और सोल्ड टू लेंडर, उधार देने वाले को बेच भी नहीं सकते। डन। तो हम सिर्फ उसको अपनी पोजेशन में ले लेंगे कि भाई अब ये तुम्हारी चीज़ मेरे पास होगी, अब जब तुम पैसे दोगे तो फिर तुम्हें तुम्हारी चीज़ वापस करूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी दी, लीज पे, रेंट पे दी, तो मैंने उसका आईडी कार्ड रख लिया, या मैंने कहा कि कोई तुम कागजात रखवा दो, तुम गाड़ी ले जाओ। तो जब तक तो पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी चीज़ को मैं क्या करूँगा, अपने पास एज अ अमानत के तौर पर रखूँ, वो बेच नहीं सकता मैं, तो मैं बेच, क्योंकि मैंने कर्जा नहीं दिया। लोन के केस में ये हो सकता है, मैंने कर्जा नहीं दिया, वो पेमेंट करेगा, मैं उसकी चीज़ उसको लुटा दूंगा, तो मैं इसे रीपोजेस कर सकता हूँ, यानी कि चीज़ों को पोजेशन में ले सकता हूँ, मलकियत में अपनी ले सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ, उसको बेचने का राइट मेरे पास नहीं है। अगर डिफॉल्ट हो जाए, वो बिल्कुल पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर मैं बेच के उसको रिकवरी कर सकता हूँ, और वो भी सोल्ड करता हूँ इन केस ऑफ लोन, सोल्ड इन द मार्केट इन केस ऑफ लोन के केस में हम मार्केट में सोल्ड करते हैं। अगर लीज एग्रीमेंट है तो चीज़ें बेचने का हमारे पर राइट नहीं होता। 10 तक 12 वाले पर आ जाए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कम विद सर्टेन कंडीशन। बच्चों जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है 5 साल की, 12 साल की, 15-20 साल की, कहता है ये कुछ कंडीशंस में हम करते हैं, और रेगुलेशन सच एज मेंटेनिंग सर्टेन मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ करंट रेशियो। मिसाल के तौर पर बच्चों एक बिजनेस बैंक के पास आया, उसने कहा मुझे 15 सालों के लिए, मिसाल के तौर पर 50 करोड़ रुपए चाहिए, 50 करोड़ रुपये चाहिए 15 सालों के लिए। तो बैंक कहेगा यार 50 करोड़ में तो दे दूँ, बहुत बड़ी अमाउंट है।
तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ, हम ये चेक करते हैं तुम्हारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं और ऑलरेडी तुम्हारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। मैं क्या करूँगा, मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखूंगा, यानी कि उसका क्या करूँगा, कैपिटल देखूंगा, उसके पास कैपिटल कितना है, उसकी एक्विटी कितनी है, ये सारा देखूंगा। ये मैं देखूंगा उसकी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है, उसने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लोन कितने लिए उठाए हुए हैं, मतलब मैं देखूँ यार उसने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लोन उठाए हुए हैं और मेरे से भी लोन मांगने आया, मुझे पता चल गया ये तो कर्जों पे चल रहा है, ये तो इसके अपना अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोन ग्रांट नहीं करेंगे, लोन उसको नहीं देंगे। फिर लेवल ऑफ करंट रेशियो देखेंगे, जैसे कि मैं हल्की फुल्की आपको बता दी, करंट रेशियो क्या होती है जी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं। ये से क्या शो करता है, आपका वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप कितना काम बेहतर करते हो। देन दीज कंडीशन आर रेफर टू एज, बच्चों इन कंडीशन को कैविएट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कैविएट कहते हैं, यानी कि हम एक एहतियाती प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं कि जिसको मैं ये लोन दे रहा हूँ, क्या वो इस काबिल, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, लोन के अहल है या नहीं है, इसको कैविएट कहते हैं। ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है ना, ये कह लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट की प्री डिटर्मिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ों को इवेल्युएट करना होता है। मैं समझा पाया आपको ये बात? मैं समझा पाया आपको? इसकी ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर जब कभी रिश्ते देखते हैं, जैसे कि लड़कियों का रिश्ते देखते हैं, तो थोड़ी सी छानबीन करते हैं, लड़का कैसा होगा, लड़का क्या करता है, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है इसका वहाँ का बिहेवियर क्या एटीट्यूड, थोड़ी सी हम वो जांच पड़ताल करते हैं ना, तो ये कैबिनेट में आता है। डन जी, तो चला ठीक है यार, लड़का नेक है, माशाल्लाह शरीफ है, ये और सारा कुछ। लड़का ज़मीन पे रहता, आसमान पे उड़ता नहीं है ना, उसका कोई प्रोग्राम है मार्स में जाने का, सही है, ठीक है, फिर ओके, फिर आगे बात चला लेंगे। पता चलता है कि लड़का कभी ज़मीन में कभी आसमान में। डन जी, और मतलब वो पायलट है, आप क्या समझे, लड़का आज ज़मीन में कल आसमान, पायलट है ना भाई, पायलट तो जहाज लेकर आसमान में भी उड़ेगा ना, तो आप क्या सोच रहे थे? मैं तो पायलट सोच रहा था, वो पायलट है। अच्छा जी, ओके ओके, आगे 50-15 तक जी, 15 पक्की बात भाई, 15 वाले पर आ जाए भाई, 15 वाले पर आ जाए भाई, अकेले अकेले नहीं हंसना, जो भी बात है खुल के करनी है, हम तक आवाज़ आया, मैं भी हंसना चाहता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15, लीजिंग इज अ कम्प्लेक्स फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात सही है, लीजिंग की कंडीशन ही बहुत टफ होती है, इसकी जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा होती है। कहता है लीजिंग क्या है, ये कम्प्लेक्स है फॉर रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपेंस कितना है, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है, करंट एसेट नॉन करंट एसेट कितना है, ठीक है। कहता है ये रिकॉर्ड करना कम्प्लेक्स है। बच्चों क्यों कम्प्लेक्स है? फाइनेंस लीज इंक्लूडिंग एज एन एसेट ऑन इनकम स्टेटमेंट ऑफ द लेसी। बच्चों लेसी कौन होता है? फाइनेंस लीज में लेसी कौन होता है? जो एसेट इस्तेमाल करके खरीद लेता है। अगर वो एसेट खरीद लेता है तो ये उसका एसेट हुआ ना, तो एसेट तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है। कहता है इंक्लूडिंग एज एन एसेट, आगे चेक कर, उसने जहाज पूरा लैंडिंग प्रोग्राम लाया, इनकम स्टेटमेंट, एसेट इनकम स्टेटमेंट में आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एसेट तो एसओएफपी में जाता है ना, नॉन करंट एसेट। अच्छा, कहता है उसके बाद ऑपरेटिंग लीज इज ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग लीज इज ट्रीटेड एन ऑफ बैलेंस शीट। उन्हें ऑफ बैलेंस शीट किया, एक ऑन होती है और एक ऑफ होती है। अच्छा बच्चों, कुछ ना कुछ तो हो गई। कहता है जो हमारे पास ऑपरेटिंग लीज इज ट्रीटेड एज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। बच्चों जो ऑपरेटिंग लीज होता है ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब है कि ये बैलेंस शीट आइटम नहीं होती, यानी कि ऑपरेटिंग लीज एज एन एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस किसका होगा? लस्सी का, लस्सी का, लस्सी, एक्सपेंस लस्सी का होगा। और जिसने किराए पे गाड़ी दी होगी उसकी अदर इनकम होगी, तो इनकम किसकी होगी? लेसर की। और लस्सी तो एक्सपेंस, लस्सी का तो एक्सपेंस है, ठीक है जी।
लेसी का एक्सपेंस है और लेसर की इनकम है। तो वैसे क्या सवाल क्या था? लीजिंग इज अ कम्प्लेक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो गलत है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना नहीं है। Leases are recorded on separate financial statement. Leases are recorded on separate financial। ये separate financial statement कौन सी होती है? पता नहीं किहड़ी इंग्लिश इन्होंने लिखी हुई है। Leases जो है, leases are recorded on separate financial statement। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास आपको पता है 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। जो लीजेस की रेंटल इनकम है, जो रेंटल पेमेंट है, वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है, और जो लेसी के ऊपर करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, वो एसओएफपी में चल जाती है, ठीक है। तो फाइनेंस लीज इज इंक्लूडेड एज एन एसेट ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए लेसी। पहला वाला तो गलत है, पहला वाला तो गेम से आउट हो गया। बीटा और चार्ली मुझे सही लग रहा है वैसे, पीछे ए और बी है, वो तो गलत है, फिर ए और बी तो गलत है, क्योंकि फाइनेंस लीज इंक्लूडेड एज एन एसेट ऑन इनकम स्टेटमेंट ऑफ द लेसी। इनकम स्टेटमेंट आइटम नहीं ना, एसेट एसओएफपी की आइटम है ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है ना। ऑपरेटिंग लीज स्टेटस एंड ऑफ बैलेंस शीट, हाँ ये सही है। और लीजेस आर रिकॉर्डेड ऑन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये है कि एक्सपेंस चले जाएगा, जो लेसी का एक्सपेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चल जाएगा, और जो लेसी की बच्चों जो लेसी की जो करंट लाइबिलिटी होगी और जो नॉन करंट लाइबिलिटी, लेसी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चल जाएगा, और जो लेसी की करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी वो एसओएफ में चल जाएगी। तो बीटा भी सही है, चार्ली भी सही है, दोनों को सही कर लो, अल्फा और डेल्टा को उड़ा दो। आगे अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यू में अगर मसला मसाइल हुआ तो मैं आपको खुद ग्रुप में ना हाईलाइट करके बता दूंगा कि इसकी करेक्शन कर लो, इसकी करेक्शन कर लो, इसकी करेक्शन कर लो। डन, आगे चले। ये तो वो है ना जो आप मुझसे भी डिस्कस कर रहे हो, तो जो करेक्शन सामने आ रही तो मैं करवाता जाऊंगा। 20 तक आ जाओ बच्चों, 20 तक, 20 तक बच्चों जागते रहना, सोना नहीं है प्लीज। अच्छा, जागते रहना, मेरे तना रहना। वो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ये कहता है ना लोगों को, तुमने मुझे सिक्योरिटी पे रख तो लिया, लेकिन फिर भी तुम जागते रहना, मेरे ते ना रहना। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस शुड प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग, हाँ सही है, बट द फंड फ्रॉम सेल डोंट ऑलवेज कम इन व्हेन रिक्वायर्ड। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। कहता है अब सेल होगी या नहीं होगी, कहता है ये तो हमें नहीं पता चलेगा ना, लेकिन अगर सेल होगी तो सबसे पहले वो वाला पैसा हम फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात तो उसकी सही है। 25 तक। दूसरी बात कैसे सही है? देखो, आपको क्या पता अगले हफ्ते आपकी कितनी चीजें बिकेंगी, नहीं पता ना। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन लग गया, आपको तो नहीं पता था ना, लग गया एकदम, सेल रुक गई। डन, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सेल, वो सेल ही नहीं हुई। डन, क्लियर? कंफर्म तो नहीं होती ना इतनी चीजें मेरी बिक जाएंगी। हमारा तो पास हिस्ट्री को देखकर हम कहते हैं यार 100 यूनिट बिकेंगे, वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे तो अगला दिन गुजरेगा तो कंफर्म होगा ना। सेल का होना सर्टेन है, सर्टेन फ्यूचर में सेल का होना सर्टेन इवेंट है, सर्टेन इवेंट नहीं है बच्चों। क्या ख्याल है, मैं कल 10 यूनिट बेच पाऊंगा, क्या पक्की बात है भाई? नहीं नहीं नहीं, वो तो कल का दिन गुजरेगा तो फिर देखोगे कितने यूनिट बेच पाया। कोशिश होगी मेरी 100 यूनिट बेच दूँ मैं। डन, मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे रातों रात मुल्क के हालात बदल गए तो दुकानें बंद होगी, कर लो सेल फिर तुसी। बात समझ आ गई है? क्लियर? चलो आगे। मायूसी हम पे छाई हुई है, बल्कि हम मायूसी में छाई हुए हैं। अच्छा 25 तक जी, 25 तक नो 26 पे, 26 वाले पे आ जा। अकाउंट पेएबल, अकाउंटिंग, अकाउंट पेएबल आर अमाउंट पेएबल टू वेंडर सप्लायर फॉर, ओ इतना आसान है, प्रोवाइडेड बट हैव नॉट येट बीन पेड, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अच्छा ये तो डबल एंट्री हो गई। जनरली दिस इज अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग, अनसिक्योर्ड मोड। भाई अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्यों बच्चों? बैड डेट्स हो सकते हैं ना,
बैड डेट्स हो सकते हैं, हाँ बैड डेट्स हो सकते हैं ना, ड्यू टू बैड डेट्स। जी 27 वाले पे आ जाओ। बुशरा इज फाइनेंस मैनेजर इन पी बुक्स कॉर्पोरेशन। फाइनेंस मैनेजर काम करता है पैसों से रिलेटेड, पैसों का सारा कंट्रोल किसके पास है जी? बुशरा के पास है। हर कोर एक्टिविटीज पैसों का लेन देन, सीधी सी बात है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का काम क्या है? पैसों का। प्रोडक्शन प्लानिंग रिस्क नहीं कुछ भी नहीं। हाँ रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है अगर वो हमें थोड़ी सी और कहानी बताए। रिस्क मैनेजमेंट मीन अगर वो फाइनेंस मैनेजर है और अगर वो किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रही है तो फिर वो अपने रिस्क को मैनेज करेगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट लिखा है नहीं बच्चों, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट का भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि हम ये जो नई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, इसमें भी तो रिस्क है ना। हम नई मार्केट में कूदना चाहते हैं, ये भी तो रिस्क है ना डन जी। अब रिस्क मैनेजमेंट, हाँ अगर लिखा होता कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है तो फिर यही सही होता। हाँ जी हाँ अंदर रिस्क मैनेजमेंट अंदर जो कहानी चल रही होगी वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की होगी। हाँ ये ना ये इसी वजह से आई कैप को अपने एमसीक्यू को रिफाइन करने की जरूरत है। देखो अब जब लफ्ज अधूरे होंगे कहानी जो बनाओगे वो स्पोर्ट हो जाएगी। डन जी। रिस्क मैनेजमेंट असल में अगर हम फाइनेंस की दुनिया बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही यही है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नॉर्मली मतलब यही है। डन। तो फिर आप ऐसा करो, नन ऑफ द अबव को क्रॉस करो, अल्फा को सही कर लो, अल्फा। रिस्क मैनेजमेंट नॉर्मली जो रिस्क मैनेजमेंट का वर्ड है ना बच्चों, जैसे कि आपने अक्सर क्रिप्टो वालों को या फॉरेक्स वालों को ये लफ्ज सुनता होगा, भाई रिस्क मैनेज करें अपना, रिस्क मैनेजमेंट कभी सुना है वर्ड ये? हाँ किसमें सुना है? कोटेक्स में। वो भी तो फाइनेंशियल ऐप ही है ना बच्चों। फाइनेंशियल ऐप में रिस्क मैनेजमेंट का वर्ड वो फाइनेंशियल के ही होता है। डन। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ लिख देता फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर हम ज़्यादा ज़रा खुला डुल्ला एमसीक्यूज निकाल लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे अजम्पशन है, अगर ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट की है, डेवलपमेंट की है, तो फिर हम नहीं लगाएंगे, फिर नन पे जाएंगे, वरना अज्यूम करेंगे ये फाइनेंशियल रिस्क किया। रिस्क मैनेजमेंट नहीं फाइनेंशियल रिस्क। अल्फा को सही कर लें, डेल्टा को क्रॉस कर, पीछे ऑप्शन क्या है? हाँ अब अल्फा के साथ जाएं और लिख लें फाइनेंशियल और रिस्क मैनेजमेंट अल्फा लगा दीजिएगा, अल्लाह खैर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्फा लगाएंगे, अल्फा ही लगाएंगे। हाँ नहीं किताब में लिखा हुआ है फाइनेंस मैनेजर का काम रिस्क मैनेजमेंट होता है। किताब पर आए जरा, रिस्क मैनेजर किधर है यार? वो सबसे टॉप पे है, पेज नंबर 52 पे है। जो रिस्क मैनेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने 52 पे। ये रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान, प्रोजेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फंड, फाइनेंसिंग, सिक्योर टाइमली ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वाला चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट, खुद ही लिख लेते हैं। कंसीडर रिस्क फ्रॉम मार्केट डिमांड इंटरेस्ट। कंसीडर रिस्क यानी कि ये भी तो रिस्क है ना, इसको भी कंसीडर करेगा। नॉर्मली फाइनेंशियल रिस्क को देखेगा। असल में इस तरह वाले एमसीक्यूज ना पूछने नहीं चाहिए जिसके ड्यूल क्या मल्टीपल कॉन्सेप्ट जा रहे हो। डन जी। ओके आमिर हमजा फोत हो गया, नहीं ये फोत हो गया, स्पीकर फोत हो गया मेरा वाला।
अच्छा बच्चों, प्लीज 28 वाले पे आ जाए। 28 वाले पे आ जाए। 28 वाले में कह रहा है मेमोना इज सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एच कंपनी, शी इज एंगेज इन आर्गुमेंट विद फाइनेंस मैनेजर। लो जी, सेल वाले की पैसे वालों से लड़ाई हो गई, सेल वालों की पैसे वालों से लड़ाई होगी। लड़ाई ये हो सकती है, उन्होंने उन्होंने कहा होगा कि भाई हमें सेल बढ़ानी है तो हमें एडवर्टीजमेंट बढ़ानी है, तो हमें क्या करो, फाइनेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर दो। अब देखते हैं लड़ाई में क्या हुआ। द आर्गूमेंट कुड बी अबाउट, लड़ाई किस वजह से हो सकती है बच्चों, लड़ाई किस वजह से हो सकती है अब हमने देखना है। नंबर वन, द कंपनीज प्रोडक्शन पॉलिसी एज इट विल अफेक्ट हर एबिलिटी टू मेक सेल। तो इसका ताल्लुक प्रोडक्शन वालों से लड़ाई होती तो अल्फा, प्रोडक्शन वालों से लड़ाई होती तो अल्फा होता। प्रोडक्शन, है ना, सही है ना भाई, तुमने कमी गुड बनाते हो तो हमारी सेल नहीं हो रही, तो लड़ाई पैसे वालों से हुई है, क्वालिटी कंट्रोल से लड़ाई नहीं होगी। द कंपनीज क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, हाँ ये क्रेडिट और कलेक्शन पॉलिसी कौन करता है, ये फाइनेंस वाले करते हैं। और लास्ट लड़ाई मार्केटिंग वाले से हुई है। डन जी, इसका मतलब लड़ती रहती है, हाँ जी लड़ती रहती है माशाल्लाह। चार्ली ऑप्शन सही होगा, ये फाइनेंस वालों से होगी। जी भाई, हाँ कुछ भी होगा, पर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी की वजह से, मिसाल के तौर पर उसने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ये लगाई होगी, भाई चीज़ें ले जाओ आराम से उनसे पैसे दे देना, तो उन्होंने कहा ओ भाई जल्दी पैसे मंगवा, तेरे चक्कर में हमारी सेल रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, कैश ही नहीं आ रहा होता। हाँ हाँ, चलो जी आगे 30 तक, 30 तक, 35 तक, 31 वाले पर आ जाए। 31 वाले में एवरी रिटेलर, प्लीज बच्चों, रिटेलर कौन होता है, दुकानदार। रिटेलर कौन होता है, शॉपकीपर। लिख दूं मैं, पता ही होगा, पता है, हाँ। एवरी रिटेलर कैन ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन फॉर परचेजिंग इन्वेंट्री एज इट इज अवेलेबल एंड रिटर्नेबल विद इन 1 ईयर। सही है, बात तो सही है, 31 वाला बात तो सही है। एवरी रिटेलर कैन ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन फॉर परचेजिंग इन्वेंट्री एज इट इज अवेलेबल एंड रिटर्नेबल विद इन 1 ईयर। ले सकता है, ले सकता है, इन्वेंट्री के लिए क्यों नहीं लोन ले सकता। मिसाल के तौर पर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो मैं रॉ मटेरियल उधार पे नहीं लेता। हम क्या क्रेडिट परचेजेस नहीं करते, हर एक रिटेलर क्रेडिट परचेज करते हैं ना, वो तो हम कहते हैं परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट, और वो हमारे पास होता है विद इन द 1 ईयर, जो हमारी करंट लाइबिलिटी चली जाती है। डन। और वैसे भी ट्रेडिंग साइकिल जो होता है वो 90 दिनों का होता है, 3 महीने का उधार चलता है, 3 महीने से पहले हमें उधार वापस करना होता है। तो एवरी रिटेलर कैन लिखा हुआ, कर सकता है, नहीं जरूरत ना ले। एवरी रिटेलर कैन ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन फॉर परचेजिंग इन्वेंट्री एज इट्स अवेलेबल एंड रिटर्नेबल विद इन 1 ईयर। हाँ हो जाएगा। अच्छा, एंड रिटर्नेबल विद इन 1, हाँ साल के अंदर वापस कर दे तो ठीक है, कर सकते हैं। फॉल्स है, चल फिर हम इसको क्रॉस कर देते हैं फिर। हाँ वो गलत है ना, मैं गलत को सही गलत करूंगा, वो गलत है तो ये वाला सही है। शॉर्ट, अच्छा आखिरी क्लास में थी ना, मैं क्लैपिंग करवाता। नहीं अभी नहीं। अच्छा भाई, इन्वेंट्री एसओपी में कहाँ रिकॉर्ड होती है, करंट एसेट में ना कर मिलने रहा यार, पक्की बात कर फिर। ऐसे अब तू बुक पे लेके जाएगा तो फिर तू मुझे डामाडोल कर रहा है। बच्चों इन्वेंट्री जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म की होती है। इन्वेंट्री का मतलब क्या, आज आपने माल खरीदा, आपकी कोशिश है 6 माह के अंदर ना सारा माल बेच के दोबारा इन्वेंट्री खरीदनी है। डन जी, जितने वर्किंग कैपिटल साल में ज्यादा होगा इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करेगा तब बिजनेस ग्रो करेगा। या दूसरा तरीका, मैं इन्वेंट्री खरीद लूं और मैं कहूं इन्वेंट्री मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हें आपसे जुदा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बेचूंगा ही नहीं, तो घर चल गया उसका। फिर
वो इन्वेंट्री को बेचेंगे ना या उसको संभाल के रखेंगे? हाँ हाँ हाँ, तो अल्फा सही है। आगे चलते हैं। और अगर आगे 35 तक, कौन सा वाला? 34 वाला। भाई 34 वाले पर आ जाए, भाई 34 वाले पे आ जाए, भाई 34 वाले पर आ जाए। There are chances that in operating lease arrangement might impose certain restriction on use of asset. भाई ऑपरेटिंग लीज पे मेरी गाड़ी थी और एक लेसी आया, उसने कहा सर गाड़ी रेंटे पे चाहिए। मैंने कहा देख भाई गाड़ी नई नई ली है, 100 से ऊपर नहीं भगानी, 100 से ऊपर नहीं भगानी। जहां पे बहुत ज्यादा खड्डे होंगे वहां पर नहीं भगानी, जहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ होगा वहां पर भी नहीं लेके जानी। और चमचमाती हुई देख रहे हैं ना, हमने कहा यस, जब तुम मुझे वापस करेगा शोरूम से नहला धुला के लेकर आना है, चमचमाती हुई। आप कंडीशन लगा दी कुछ, मेरी बात समझ आ रही है जी? अच्छा पहले मैं इसको जानता पहुंचाता हूँ, मैंने इतनी कहानी सुनाई है, उसको मैं फिर दोबारा जाता हूँ, मैं जाता हूँ दोबारा भी। अच्छा ओए अगले भाई, ऑपरेटिंग लीज में ना हमने सर्टन क्या कर लीजिए, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर ली ऑन यूज ऑफ एसेट सच एज। अब रिस्ट्रिक्शन चेक करो मैंने कैसे लगाई है। इट मे नॉट अलाउ द लेसर टू मेक एनी मॉडिफिकेशन ऑफ एसेट। भाई तुम ये नहीं जा रहे हो और इंजन बदला हुआ है इसका, इसकी इजाजत तुम्हें नहीं है, दरवाजे इसके बदले हुए हैं, इसकी इजाजत नहीं है। ये सही जायज है ना, ये जायज रिस्ट्रिक्शन है ना? हाँ जायज रिस्ट्रिक्शन। इट मे नॉट अलाउ द लेसी टू यूज द एसेट इन स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। उसने कहा रात के 12 बजे तूने इसको लेके नहीं निकलना, वरना ये तेरे पास भी नहीं रहेगी। तेरे पास मिसाल दे रहा हूं ना भाई, चोरों का इलाका है, कुछ ऐसा होगा ना। अच्छा चल ठीक है, चलो इसके ऊपर हम बात कर, लड़ाई कर सकते हैं। चलो ये गैर मुनासिब आप कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन है, होल्ड कर लेते हैं। अगर कोई इससे हल्की रिस्ट्रिक्शन हुई तो ये आंसर होगा, अगर इससे तगड़ी रिस्ट्रिक्शन निकल आई तो फिर वो आंसर होगा। एग्री करते मेरे से? इट मे नॉट अलाउ द लेसी टू मेक द यूज ऑफ एसेट। हमने कहा इट मे नॉट अलाउ द लेसी टू मेक यूज, हमने कहा लेसी तू गाड़ी ले जा पर तूने इसको चलाना चलाना नहीं है। भाई रियलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भाई चार्ली और डेल्टा दोनों सही हैं डन जी, क्योंकि दोनों सेम ही है, सेम ही लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। सही है जी? हाँ आंसर हस्बे तौफीक चार्ली डेल्टा दोनों सेम लिखी है, जो मर्जी लगा दो। इसको चेंज कर देंगे ना थोड़ा सा, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ना, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा उम्मीद है। अगर ऐसा हो गया सर आपकी फिर किस्मत है। अब अगर एग्जाम ने चार्ली को सही किया होगा तो जिसने चार्ली को सही किया उसको नंबर मिलेगा, डेल्टा वाले का गलत होगा, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता ना। सिस्टम ने देखना कि चार्ली की कमांड मुझे आई है, उसने चार्ली को ट्रू करना, बाकी सारों को फॉल्स कर देना। हाँ फिर किस्मत है ना, वही तो सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। हाँ भाई ने मजे पूरे लेने हैं। जब मैंने कहा कि चार्ली वाले कंप्यूटर के पास होगा तो वो सही करेगा, अभी मेरा कंप्यूटर को अगर डेल्टा को तो फिर वो डेल्टा करेगा। भाई सब लग जाते भाई का, दो आंसर के ऑप्शन ही नहीं आनी। दो आंसर की ऑप्शन तब आती है जब सिलेक्ट 2 देगा। जब सिलेक्ट 2 होगा तो दोनों को मार्क करेंगे, जब करना ही 1 को सिलेक्ट होगा अब 1 को सिलेक्ट कर पाएंगे। डन। अब 1 को सिलेक्ट नहीं, मतलब अब चार्ली को सिलेक्ट करेंगे ना, और कोई सिलेक्ट नहीं होगा। अब चार्ली को छोड़ के जब डेल्टा को सिलेक्ट करेंगे बाकी सारे अनचेक हो जाएंगे, 1 में ही होता है। डन जी? वरना जितने आप चला के ना, जितने आप सियाने बन रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं सर मैं अल्फा और डेल्टा को दोनों को चेक कर लूंगा, दोनों को चेक लगा दूंगा, टिक कर दूंगा, अगर चार्ली सही हो तो भी मेरा सही हो जाएगा, डेल्टा सही हो तो वो भी मेरा सही होगा। फिर सर आप सारे सवालों को चारों पे लगाओ जाके कोई ना कोई सही होगा, है ना? तो अब एक को चेक लगाएंगे सारे अनचेक हो जाएंगे, 1 में ऐसा होता है। क्या हुआ? अच्छा जी 40 तक एग्जाम में उम्मीद है, एग्जाम में उम्मीद है ऐसा नहीं होता, अगर हो जाए तो बस फिर कुछ नहीं कर सकते। 45 तक 44 वाले पर आ जाए, 44 वाले पे इन्वेस्टर ऑलवेज प्रेफर ऑर्डिनरी शेयर, बॉन्ड्स, प्रेफर्ड शेयर, सिक्योर्ड शेयर्स। अब यहां पे ना, यहां पे कहानी अधूरी है। इन्वेस्टर ऑलवेज प्रेफर ऑर्डिनरी शेयर नहीं, ऑर्डिनरी शेयर में हाई रिस्क होता है।
हाई रिस्क होता है। तो इन्वेस्टर हाई रिस्क वाले को जल्दी हाथ नहीं डालते। ये वो होते हैं जो पुराने पापी होते हैं, जिन्होंने हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना होता है। बॉन्ड सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड सिक्योर्ड होता है, और आपको पता है पैसे लगा दूंगा और मुफ्त में मुंह चुके हर महीने मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और बॉन्ड की प्राइस कम ज़्यादा होने से तो होगा, फ़ायदा हो जाएगा। सिक्योर्ड शेयर भी खरीद सकता हूँ और प्रेफर्ड शेयर भी खरीद सकता हूँ। तो इन्वेस्टर्स ऑलवेज, इन्वेस्टर मुझे ज़्यादा मुझे या अच्छा मेरी सुन लेना फिर। एक होता है इन्वेस्टर, क्या था जी, एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर जो है वो रोज के रोज तिजारत करेगा और रोज के रोज मार्केट से कुछ नफा कुछ नुकसान लेकर बाहर आ जाएगा। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। डन। अब इसमें बेटा भी, प्रेफर्ड शेयर भी, सिक्योर्ड शेयर भी, ये तीनों सही लग रहे हैं मुझे। तो ऑलवेज प्रेफर क्या करता है इन्वेस्टर, हाँ हाँ प्रॉफिट के लिए, रिटर्न के लिए, फायदे के लिए। तो प्रेफर्ड शेयर में देखो, प्रेफर्ड शेयर में क्या होता है, जिस साल लॉस नहीं हो, जिस साल लॉस हो गया उस साल प्रेफर्ड शेयर वाले को प्रॉफिट नहीं मिलना ना। पर बॉन्ड में देखो हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलना फिक्स रेट के ऊपर। सिक्योर्ड शेयर में वही बात है, अगर तो प्रॉफिट नहीं है इधर भी, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी दे प्रॉफिट सबसे पहले प्रेफर्ड शेयर को दिया जाएगा अगर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो लॉस तो प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलना, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलना। लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर हर हाल में रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो इसके ऊपर मैं फैसला आपको बता दूंगा, ठीक है। पेंडिंग, मैं जरा इसके ऊपर अच्छा हमें ना आई क्या को चाहिए थोड़ी सी और कहानी क्लियर करे ताकि हम कोई फैसला कर सकें। यहाँ पे सारे सही होते हैं, ठीक है, मैं खुद ही कह दूंगा। पेंडिंग लगा ले आगे, पेंडिंग, मैं पेंडिंग लिख लेता हूँ 50 तक, अभी 5 रहता हमारा, 5 ना यकीन करें आप लोग ना कल 4 चैप्टर के एमसीक्यूज कर लोगे मेरे से। अच्छा चल ठीक है, खत्म कर रहा हूं। कल 2 घंटे क्लास में एजेंडा सुन लो। 2 घंटे इंसान, हम ना 2.5 घंटे पढ़ेंगे, मुझे बता 2.5 घंटे, आधा घंटा फॉर 1 चैप्टर, आधा घंटा फॉर दूसरा चैप्टर, आधा घंटा तीसरा, आधा घंटा चौथा। 2 घंटे में 4 चैप्टर का एमसीक्यू डन जी। हाँ अच्छा बाकी पढ़ भी आना आगे। चलो यार ये तो कंप्लीट कर लो ना यार, ये तो कंप्लीट कर लो बच्चों 50 तक। हाँ कल चाय लेते आइएगा फिर इंशाल्लाह इकट्ठे में। अच्छा मैंने पिलाया, अच्छा मैंने पिलाया, अच्छा पी लेना, चाय पी लेना। आओ तो सही पहले। 49 वाले पर आ जाए। 48 49 दोनों कर लें, देन छुट्टी करते हैं। पहले 48 वाले पर आ जाए। कंपनीज हैव टू ऑनर द कमिटमेंट, companies have to honor the commitment to pay back fund raised through share issuance. Companies have to honor the commitment to pay back fund raised through share issue. शेयर इशू करके कंपनी पैसे ले लेती है और फिर कंपनी पैसे इस्तेमाल करके बड़े ऑनर के साथ, माशाल्लाह आपने हम पे एतबार किया, आपने हमारे शेयर खरीदे, लो जी शेयर वापस करो तो पैसे ले जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वो बेचेंगे तो फिर हम वापस ले पाएंगे शेयर अपने फाल से। 49 वाले पर आ जाए। When a company retain its retain earning, जब कंपनी अपनी अर्निंग को रिटेन करती है, it helps them in फ्यूचर में मोर डिविडेंड दे ना अपने फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आनी है उनके लिए, यानी कि रेनी डेज के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए उसमें पैसे रखे होते हैं। ये गलत है। ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, ताकि वो बैंक से लोन ले। पे डेट हो, हाँ ठहर जा जरा।
व्हेन अ कंपनी रिटेन इट्स अर्निंग इट हेल्प देम टू पे डेट इन फ्यूचर। बुकलाइन है, ये सही है। ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, अगर रिटेन अर्निंग है तो भाई बैंक से कर्जा क्यों लेना है, रिटेन अर्निंग का यूज करूंगा ना। तो अल्फा और बीटा तो गलत है। इट हेल्प टू पे, हाँ अल्फा गलत है ना। देखो जब मैंने रिटेन अर्निंग रख ली तो डिविडेंड नहीं मिल रहा उनको। अगर डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड मीन प्रॉफिट में दे दिया, तो रिटेन अर्निंग कैसे रख रहा हूं फिर मैं। ये बुक में लिखा हुआ है कि ज्यादा रिटेन अर्निंग ज्यादा डिविडेंड। बात तो सही है। आओ जरा किताब में वापस, ये ढूंढो यार जी। 57 देखते हैं जरा। हाँ ये रिटेनिंग में आ गया, यहाँ पर है जरा, रिटेन अर्निंग आ गया। रिटेनिंग प्रॉफिट पोर्शन री इन्वेस्ट इन दी बिजनेस, ये बिजनेस में री इन्वेस्ट रादर देन डिस्ट्रीब्यूट शेयर। तो मोर डिविडेंड तो नहीं है, नॉट मोर डिविडेंड, नॉट मोर डिविडेंड। चलो एक बात तो क्लियर होगी, रिटेन अर्निंग को क्या करेंगे, दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। रिटेनिंग में भी रीपिंग डेट, ओए होए 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 आ गया, फिर गोरी आया जे, गोरी आ गया। रीपिंग डेट, परचेजिंग कैपिटल, फाइनेंशियल एक्सपेंशन सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इंक्रीज इन इक्विटी रिजर्व एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट टू रिटेन, हाउ मच डिस्ट्रीब्यूट एट डिविडेंड, डिविडेंड में बी पेड इन कैश और स्टॉक शेयर। बस रीपिंग इन डेट वाला आया। हाँ तो भाई हम लिखेंगे एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज में आया है रीपिंग डेट। डन जी, तो ये रीपिंग डेट वाला सही है। अच्छा इसके अलावा भी ना हो सकता है बाकी ऑप्शंस में इश्यू हो, मैं एक बार सारे दोबारा ऑप्शंस को गो थ्रू करके अगर कोई चेंजिंग हुई तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ये तो वही थी ना जो हमारी डिस्कशन में सामने आ गई, क्योंकि ये किताब का पहला एडिशन है तो इसमें प्लस माइनस चल रहा है। अच्छा और ये सारे भी आई के वाले एमसीक्यूज है। पहले मैं इसको निपटा अंजाम तक पहुँचा दूँ। मैं अभी बात सुन रहा हूँ आपकी। भाई यहाँ पे कौन सा था भाई, पेइंग डेट। भाई पेइंग डेट सही है, ये गलत है जी जी। हाँ रीपेइंग डेट और पेइंग डेट में मसला एक ही है। मिसाल के तौर पर हमने 100 रुपये का उधार लिया, 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये दे दिए, तो यहाँ से 20 रुपये और दे दूंगा। धन जी, रीपेइंग का मतलब होता है आपने दोबारा से कर्जा लिया, दोबारा उस कर्जे में से आप कर्जा पे कर सकते हो। रिटेनिंग नहीं है तो उसको कर्जा पे करने में आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अच्छा ठीक है जी। अच्छा बच्चों चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज डन हो गए। कल की क्लास का एजेंडा सुन लें, 5, 6, 7, 8 बच्चों। 4 प्लीज आप लोगों ने 4 चैप्टर के बच्चों, आज की रात इबादत की रात, 4 चैप्टर प्लीज एमसीक्यूज पढ़ कर आना। आप लोग एमसीक्यूज पढ़कर आओगे ना तो बच्चों कुछ देर से बात कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? चलो अल्लाह हाफिज।